So, welcome all of you, the student of TY BCom. I, Professor Aswad Sheikh, welcome you all for the today's online lecture series on a topic of risk in export marketing. Guys, we are in the lecture series of export marketing. Export marketing is a kind of business, and we know very well there is no business in the world which is free from risk. Risk is everywhere. So, as it is the basic nature of the business that it always involve risk, export marketing always also involve certain kind of basic or certain kind of different risk. This risk can be same as the domestic market, or it can be different from your डोमेस्टिक मार्केट. So let's see which are the different kind of risk. देखते हैं हम लोग. गाइस, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिकली दो इफेक्ट होते हैं. It has various opportunity for you, and this opportunity always come with several risks. As we can see, for the purpose getting the benefit of opportunity, you should have to face the risk. तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में बहुत सारे रिस्क हैं. बीइंग अ एक्सपोर्टर आपको इन रिस्क को टैकल करना होता है. तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से रिस्क हैं दैट एक्सपोर्टर आइडेंटिफाई इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड हाउ दे कैन एनालाइज एंड मैनेज सच रिस्क. तो दो तरीके से आज हम लोग रिस्क देखने वाले हैं. पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क है क्या और क्या वो रिस्क मैनेज किया जा सकता है, क्या वो रिस्क मैनेजेबल है. अगर वो रिस्क मैनेजेबल है तो व्हाट आर द रूट्स और यू कैन से व्हाट आर द वे इन विच दे कैन बी मैनेज. उनको मैनेज कैसे किया जाता है वो हम लोग देखेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी रिलेटेड रिस्क. गाइज, आपको शायद पता हो या ना हो, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात करते हो, आपका गुड्स अगर देश के बाहर जा रहा है, एक बात आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, विदाउट अ प्रॉपर इंस्पेक्शन, जब तक गुड्स का प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं होगा आपका गुड्स देश के बाहर नहीं जा सकता. इस पॉइंट को बताने के लिए मैं आपके साथ में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा. अ, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया से बहुत सारी कोल्हापुरी चप्पल का डिमांड होता था इंग्लैंड में, कह लीजिए. तो एक बार क्या हुआ कि इंग्लैंड में हम लोग जो चप्पल बेच रहे थे, कोल्हापुरी चप्पल जो हम लोग भेज रहे थे, हम लोगों ने डुप्लीकेट क्वालिटी का कोल्हापुरी चप्पल बनाया बिकॉज ऑफ ह्यूज डिमांड. डिमांड बहुत ज़्यादा था तो इंडियंस ने दिमाग लगाया और पुअर क्वालिटी जो कह लीजिए आप वो प्रोड्यूस करके उन्होंने सेंड कर दिया. लंदन में जैसे ही हमारे कोल्हापुरी चप्पल पहुंचे, वहां पर वो प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो गया और इसी के साल में 3 साल का इंडियन कोल्हापुरी चप्पल के ऊपर बैन लग गया. तो कहने का मतलब क्या है, देखिए भले ही चप्पल सेलर जो थे वो इंडिया से थे और सेल किसी और ने किया, लेकिन जब प्रोडक्ट आपके देश से बाहर जा रहा है तो वो आपके देश को रिप्रेजेंट करता है. यही रीजन है कि इंडियन गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करता है कि जो भी प्रोडक्ट इंडिया से बाहर जा रहा है दैट शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी. तो आपका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो चेक किया जाता है बिफोर शिपमेंट. इसके पहले कि गुड्स आपका देश के बाहर जा रहा है, शिपमेंट के पहले ही आप कह लीजिए उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट किया जाता है. क्या कहा गया, इफ द गुड्स आर नॉट प्रॉपरली इंस्पेक्टेड, एक्सपोर्टर में फाइंड इज एंटायर शिपमेंट बीइंग रिजेक्टेड. आपका जो पूरा का पूरा शिपमेंट है वो इंपोर्टर रिजेक्ट कर सकता है ऑन अकाउंट ऑफ पुअर क्वालिटी, क्योंकि आपके गुड्स का क्वालिटी अच्छा नहीं है. अल्टीमेटली जो आपका इंपोर्टर है उसको पूरा का पूरा अधिकार होता है कि वो आपका पूरा जो कंसाइनमेंट है उसको रिजेक्ट कर सकता है. नॉर्मली जो प्रोफेशनल एक्सपोर्टर्स जो है वो नॉर्मली खुद इंपोर्टर को सजेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द नेगोशिएशन स्टेज के जो भी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है वो कंडक्ट किया जाए. देखिए इससे होता क्या है कि एक्सपोर्टर का जो भी एक क्वाइट अमाउंट ऑफ रिस्क जो है वो कम हो जाता है. और अगर आपके इंपोर्टर ने एक्सेप्ट किया क्वालिटी ऑफ सैंपल गुड्स और उसी क्वालिटी का गुड्स अगर आप शिप करते हो, यानी कि उसी क्वालिटी का गुड्स अगर आप सेल कर रहे हो, तो ऐसे में जो आपका मान लीजिए इंपोर्टर है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिजेक्ट द शिप्ड गुड्स. जो भी गुड्स है वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि सैंपल उसने देखा था और उसी सैंपल के गुड्स आप जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो. तो सबसे पहला जो अमाउंट ऑफ रिस्क है आप कह लीजिए, टाइप ऑफ रिस्क है, वो है क्वालिटी ऑफ रिस्क या क्वालिटी रिलेटेड रिस्क आप कह लीजिए. तो आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी शुड बी द बेटर क्वालिटी, एंड अगर आपका क्वालिटी अगर सही नहीं है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट तो आपको वो जो आइटम है वो रिजेक्ट हो सकता है, इंपोर्टर कैन रिजेक्ट इट. दूसरा आता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. गाइज, आपका ध्यान अगर कहीं और हो तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को देखते टाइम आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी. थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, समझ लीजिए आप ये.
बात कर रहे हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की। यू नो वेरी वेल व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड में फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व होती है। गाइज अगर हम लोग यूएस से अगर कोई आइटम खरीद रहे हैं, मान लीजिए 1000 डॉलर का, $1000 का कोई आइटम अगर हम लोग खरीद रहे हैं, गाइज वी कैन नॉट मेक पेमेंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। आप रुपीज के टर्म्स में पेमेंट नहीं कर सकते, आपको पेमेंट डॉलर के टर्म में ही करना होगा। तो ऐसे में आपका जो भी एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कह लीजिए आप, अगर मान लीजिए कि आपका एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल टू 60 रुपीज, तो ऐसे में आपको $1000 के लिए आपको 60,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। अगर यही एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाता है, मान लीजिए जब आपने गुड्स का ऑर्डर दिया, द एक्सचेंज रेट वॉज $1 इक्वल टू 60 रुपीज, आपने $1000 के बदले 60,000 देने के हिसाब से गुड्स का ऑर्डर किया, लेकिन एट अ टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट मान लीजिए जो डॉलर का वैल्यू है वो बढ़ गया और रुपया, मान लीजिए आपका जो रुपया है वो कमजोर हो गया, तो ऐसे केस में आपको $1 इक्वल टू अगर 65 रुपीज हो जाता है, तो आपको 60,000 के जरिए जगह पर 65,000 देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बीइंग अ इम्पोर्टर आपको लॉस हो सकता है। सिमिलरली बीइंग अ एक्सपोर्टर आपको लॉस हो सकता है। कैसे, वो देखिए आप। फॉर इंस्टेंस एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज रेट वाज $1 इक्वल टू 66 रुपी। आप मानकर चलिए कि $1 बराबर था 66 रुपीज के। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे, मान लीजिए मिहिर इंडिया से गुड्स सेल कर रहे हैं, मान लीजिए वैभव को, और एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल टू 66 रुपी। ऐसे केस में अगर $1000 की अगर बात की जाए, तो यानी कि $1000 के लिए वैभव 66,000 रुपीज देने वाला है मिहिर को, ऐसा आप मानकर चलिए। अब होता क्या है कि जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज होकर $1 इक्वल टू 60 रुपीज हो जाता है। मान लीजिए $1 इक्वल टू 60 रुपीज। ये समझ लीजिए कि आपका रुपी का जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो गया, रुपी जो है वो स्ट्रांग हो गया। ऐसे में जहां मिहिर $1 के बदले में 66,000 लेने वाला था वैभव से, अब क्योंकि एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू 60 रुपी है, ऐसे केस में मिहिर सिर्फ 60,000 ले पाएगा $1000 के लिए, जहां उसे 66,000 मिलने वाले थे। अब उसे आप कह लीजिए सिर्फ 60,000 मिलने वाले हैं, यानी कि विदाउट एनी रीजन। गाइज कोई रीजन नहीं है, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से यहाँ आपको 6,000 का लॉस जो है वो बेयर करना पड़ रहा है बीइंग एक्सपोर्टर। तो अगर आप एक्सपोर्टर हो या फिर अगर आप इंपोर्टर हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से आप कह लीजिए आपको बहुत सारे लॉस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। यही रीजन है कि यहाँ पर कुछ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो बनाए जाते हैं इस तरह के पर्पस, आप कह लीजिए इस तरह के जो लॉस है उसको रोकने के लिए, जिसको हम लोग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आगे हम लोग ये टर्म डिटेल में देखने वाले हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए क्या होता है, जो भी आपका रिस्क है वो रिकवर किया जा सकता है। तो बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज रेट, इट इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होने की वजह से जो रिस्क आपको हो रहा है, जो लॉस आप बेयर कर रहे हो, उसको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल रिस्क की बात करते हैं, क्रेडिट रिस्क। ये तो यार डोमेस्टिक मार्केट में भी अवेलेबल है, बट इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्वांटम ज्यादा होता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसका रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्रेडिट रिस्क मतलब क्या है, आपने बायर को गुड्स सेल किया ऑन अ बेसिस ऑफ क्रेडिट, आपने उधार पर बायर को गुड्स सेल किया, और कुछ समय बाद आपको मालूम पड़ता है कि बायर जो है वो अमाउंट रीपे करने से रिफ्यूज कर रहा है, या कह लीजिए बायर बिकम इंसॉल्वेंट, आपका बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो ऐसे केस में द रिस्क विच इज अराइजिंग इज कॉल्ड एज क्रेडिट रिस्क। बेसिकली गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर सब्जेक्ट टू क्रेडिट रिस्क, आप कह लीजिए। एक्सपोर्टर में प्रोवाइड क्रेडिट टर्म्स, बहुत सारे एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए क्रेडिट टर्म प्रोवाइड करते हैं इंपोर्टर को। ऐसे में क्रेडिट इज जनरली अनअवॉइडेबल। आप देखिए मार्केट क्योंकि कॉम्पिटिटिव है, आप क्रेडिट नहीं दोगे तो कोई और क्रेडिट देने के लिए आपका कॉम्पिटिटर खड़ा है, राइट। आप उधार पे नहीं बेचोगे, कोई और उधार पर बेचेगा। बिजनेस वर्ल्ड पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव आप कह लीजिए। इसीलिए क्रेडिट सेल जो है वो आपकी जरूरत है, इसीलिए आपको क्रेडिट देना ही पड़ता है। जब आप क्रेडिट पर सेल करते हो, अल्टीमेटली देयर इज अ रिस्क विच इज कॉल्ड एज क्रेडिट रिस्क। अब ये तो हो गया रिस्क, इसको अवॉइड कैसे करना है, या यूं कह लीजिए कि इस रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो इस रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ईसीजीसी इज देयर। ईसीजीसी अल्टीमेटली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है। ये कह लीजिए कि ये इंटरनेशनल ट्रेड की एक इंश्योरेंस एजेंसी है, आसान भाषा में आप ये कह लीजिए। ये लोग क्या करते हैं, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, कह लीजिए आप, अंडर डिफरेंट पॉलिसीज।
तो आप क्रेडिट रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकते हो ईसीजीसी के साथ में। नॉर्मली 2 पॉलिसीज़ यहाँ पर होती है, एक है स्टैंडर्ड पॉलिसी और स्पेसिफिक पॉलिसी। जब हम लोग ईसीजीसी का टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग ये स्टैंडर्ड और स्पेसिफिक पॉलिसी को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए अलग-अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती है। तो क्रेडिट रिस्क, आप उधारी पर सामान बेचोगे तो प्रॉब्लम आपको हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट। आगे चलते हैं, बात करते हैं कार्गो रिस्क की। गाइस, आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो गुड्स है जो इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने वाला है, डेफिनेटली उसको आपका कंट्री क्रॉस करना है। तो ऐसे में द गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्ट बाय सी ट्रांसपोर्ट, आप कह लीजिए समुद्र के रास्ते से आपका गुड्स जा सकता है। अब अगर आपका वॉयज यानी कि मान लीजिए आपका जो शिप है अगर वो समुद्र के रास्ते से जा रहा है, तो देर आर डिफरेंट चांसेस और यू कैन से डिफरेंट काइंड ऑफ कार्गो रिस्क जो आपके कार्गो को हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर कैन बी अ डैमेज ऑफ गुड्स, आपके गुड्स डैमेज हो सकता है। स्टॉर्म कैन बी देयर, कोलिजन है, लीकेज है, एक्सप्लोजन है, स्पॉइलेज है, फायर है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी शिप को लॉस हो सकता है, और अगर आपकी शिप को लॉस हो रहा है तो अल्टीमेटली आपके गुड्स को भी लॉस होने वाला है। तो देर इज अ कार्गो रिस्क, यू कैन से कार्गो रिस्क होता है जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। इसके अलावा कार्गो डैमेज के अलावा सी पैरेट्स जो होते हैं, समुद्री लुटेरे, वो मेनी टाइम आप कह लीजिए जो आपका गुड्स है वो लूट का शिकार हो सकता है। तो ये सारे जो रिस्क है इनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कार्गो रिस्क को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है। गुड्स सिर्फ समुद्र के रास्ते से नहीं जाता, आपका गुड्स जो है वो एयर कार्गो भी हो सकता है। अगेन एयर कार्गो के लिए भी जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फर्म है उनसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। तो अल्टीमेटली द लॉस और द रिस्क विच इज अराइज बिकॉज और which can be damage your cargo, it is called as cargo risk। ये बहुत ही कॉमन काइंड ऑफ रिस्क है, इंश्योरेंस के जरिए आप इसको मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है लीगल रिस्क। गाइज, आप सिर्फ अपने देश में अगर बिजनेस कर रहे हो ना तो आपको सिर्फ अपने लॉज को समझना है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना है और फॉलो करना है। बट जब आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग में आते हो तो देयर इज मल्टीपल लॉज एंड रेगुलेशन, इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशन जो है आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो लॉज एंड रेगुलेशन ये फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं एंड इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, आप कह लीजिए। तो आपका जो एक्सपोर्टर का कंट्री है उससे ये पूरी तरह से डिफरेंट होने वाला है जो भी लॉ है। तो ऐसे में जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर के लिए लीगल रिस्क अराइज हो सकता है। अब इस लीगल रिस्क को अगर आपको मान लीजिए अगर अवॉइड करना है या अगर इस रिस्क को कम करना है तो इन दैट केस एक्सपोर्टर नीड टू ड्राफ्ट अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक लीगल फर्म के द्वारा बनाया जाता है जिससे कि ये रिस्क जो है वो कम हो सकता है। दिस रिस्क कैन बी मिनिमाइज टू ग्रेटर एक्सटेंट बाय इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर दो पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके से कोई भी लीगल इश्यूज होते हैं तो आर्बिट्रेशन द्वारा यानी एक थर्ड पार्टी अपॉइंट की जाती है जो दोनों ही पार्टी की बात सुनती है, जिसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। तो ये आर्बिट्रेटर दोनों ही पार्टीज की बात सुनकर उसके ऊपर फिर जो भी आप कह लीजिए जो भी मैटर है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपके आर्बिट्रेशन का टर्म होना चाहिए इफ डिस्प्यूट अराइज, अगर किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेटरी टर्म्स के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सके, ऐसा आपको क्लियरली मेंशन करना चाहिए। तो इस तरीके से आप लीगल रिस्क को कुछ हद तक अवॉइड कर पाओगे। नेक्स्ट आता है अनफोर्सीन इवेंट। देखिए, अनफोर्सीन रिस्क जो है ये बहुत ही कॉमन है। मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देकर बता देने वाला हूँ। आप लोग राइट नाउ वी आर फेसिंग अ अनफोर्सीन सिचुएशन, यू कैन से कोविड-19 जो हम लोग कह रहे हैं, कोरोना वायरस। ये कोरोना ने ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल मार्केट को पूरी तरह से डैमेज किया है, और द रिस्क अराइजिंग बिकॉज ऑफ कोरोना इज कॉल्ड एज और इज अ काइंड ऑफ अनफोर्सीन रिस्क, आप कह सकते हो। तो एक्सपोर्टर में सफर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ अनफोर्सीन रिस्क। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर लाइक कोरोना कह लीजिए, या फिर कोई मैन मेड डिजास्टर हो लाइक वॉर कह लीजिए आप, या फिर टेररिस्ट अटैक कह लीजिए। तो इसकी वजह से जो लॉस होगा ये अनफोर्सिन रिस्क का पार्ट हो सकता है। अब अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस में ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉजिंग द ग्रेट लॉस टू द एक्सपोर्टर। अभी क्या होता है, देखिए ऐसे मान लीजिए समुद्र में अगर स्टॉर्म वगैरह आ रहा है तो जो कंपनीज है, शिपिंग कंपनीज, वो भी ज्यादा चार्ज करती है। तो आपका ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट है वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आपका बढ़ जाने वाला है।
जिसकी वजह से एक्सपोर्टर के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती है। देयरफॉर एक्सपोर्टर नीड्स टू इंक्लूड फोर्स मेजोर क्लॉज इन द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द लॉस। द फोर्स मेजोर क्लॉज फ्रीज बोथ द पार्टीज, ये क्लॉज जो है वो दोनों पार्टीज को फ्री करता है, आप कह लीजिए, फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन। यानी कि इसमें पहले ही लिखा होता है कि ऐसे अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है तो दोनों ही पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन को पूरी करने के लिए बंधित नहीं है, दोनों ही पार्टीज अपने हाथ ऊपर कर सकती है। ये क्लॉज हमेशा मेंशन किया जाता है टू अवॉइड अनफोर्सिन रिस्क। बिसाइड दिस लैंग्वेज एंड कल्चरल रिस्क, गाइज ये एक ऐसा रिस्क है जो दिखकर नहीं आता, हिडन रिस्क आप कह लीजिए, बट ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बताना चाहूंगा। आप इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हो तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कल्चर एंड लैंग्वेज है दैट विल बी डिफरेंट फॉर ऑल कंट्री। जो एक्सपोर्टर का लैंग्वेज है, जो एक्सपोर्टर का कल्चर है, वो इंपोर्टर के लैंग्वेज और इंपोर्टर के कल्चर से पूरी तरह से अलग हो सकता है। तो ऐसे में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, चांसेस है कि देयर कैन बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा मोस्ट मोस्ट ऑफ इंस्टेंस जो बिजनेस प्रैक्टिस है, या कह लीजिए टैक्स सिस्टम है, या रूल्स एंड रेगुलेशन है, अकाउंटिंग मेथड है दूसरे नेशन का, जो करेंसी कंट्रोल या कस्टम प्रोसीजर है, वो अलग अलग होने की वजह से मेनी टाइम इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। Similarly, on account of cultural differences, there is a possibility that exporter may lose contract and suffer losses. इसके अलावा प्रोडक्ट फेलियर के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बता सकता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी कंट्री में लॉन्च कर रहे हो और वो प्रोडक्ट वहाँ के कल्चर के अगेंस्ट है, तो ऐसे में आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाने वाला है। तो इस तरीके से चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। नॉर्मली टू अवॉइड दिस रिस्क, अगर आपको ये रिस्क अवॉइड करना है तो एक्सपोर्टर के पास में एक ही तरीका है कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट में वो उतरने वाला है, he should ensure that he understand the culture and language, वो सारे कल्चर और लैंग्वेज को पूरी तरह से समझ रहा है, ये उसे इंश्योर करना जरूरी है। गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल रिस्क की। दिस इज द फादर ऑफ ऑल द रिस्क, या कह सकते हो पॉलिटिकल रिस्क इज अ काइंड ऑफ रिस्क व्हिच कैन क्रिएट अदर रिस्क आल्सो। तो अच्छी बात यह है कि पॉलिटिकल रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हो बाय ईसीजीसी। ईसीजीसी बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो आप कह लीजिए बहुत सारी पॉलिसीज ईसीजीसी द्वारा दी गई है, जिसके जरिए आप पॉलिटिकल रिस्क को कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हो। पॉलिटिकल रिस्क में कौन सी चीजें आती है? पॉलिटिकल रिस्क में आता है इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन रेमिटेंस। मान लीजिए कि आपके देश में आपने एक्सपोर्ट तो कर दिया, पैसा आने वाला था, लेकिन मान लीजिए यूएस से आपका पैसा आ रहा है, यूएस ने इंडिया जाने वाले सारे रेमिटेंस को, इंडिया आने वाले सारे अमाउंट को ब्लॉक कर दिया, तो आपको यहाँ पर जो रिस्क होगा वो पॉलिटिकल रिस्क होगा। या मान लीजिए किसी कंट्री के साथ में वॉर हो जाए, आपने बिजनेस लॉ पढ़ा हुआ है, मैंने ही पढ़ाया है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर किसी कंट्री के साथ में आपका वॉर चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे में बिकॉज ऑफ वॉर, रेवोल्यूशन, या फिर कह लीजिए सिविल डिस्टर्बेंस अगर बाहर के कंट्री में है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए कैंसलेशन ऑफ वैलिड इंपोर्ट लाइसेंस या कैंसलेशन ऑफ वैलिड एक्सपोर्ट लाइसेंस, अगर आपका इंपोर्ट लाइसेंस या एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, या मान लीजिए कोई नया लॉ जो है एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग का या इंपोर्ट लाइसेंसिंग का प्रेजेंट किया जाता है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा पेमेंट इन एडिशनल हैंडलिंग या ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रिस्क। तो ये सारे के सारे काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिस्क है जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। गाइज इसके बाद में बारी आती है कमर्शियल रिस्क। Commercial risk, ultimately this is the risk which is related to एक्सपोर्ट मार्केट, ये आपके एक्सपोर्ट मार्केट से रिलेटेड होता है। अब कमर्शियल रिस्क में बहुत सारे रिस्क होते हैं, लाइक मान लीजिए आपका बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, या बायर आपका गुड्स एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा है किसी वजह से। ये सारा रिस्क जो है वो आप ईसीजीसी द्वारा कह लीजिए कि आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ईसीजीसी के पास कमर्शियल रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज है। हालांकि कुछ कमर्शियल रिस्क ऐसे हैं जिनको आप कभी भी मान लीजिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इंश्योर नहीं कर सकते, ईसीजीसी भी इसको इंश्योर नहीं करता, आप कह लीजिए। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ मार्केट नॉलेज कह लीजिए, या प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो इस तरह के जो रिस्क है ये कभी भी इंश्योर नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी इंश्योर्ड। कुछ कमर्शियल रिस्क का यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है,
जिसमें सबसे पहले बताया गया लैक ऑफ मार्केट नॉलेज। आपको मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं है, आपने जो प्रोडक्ट सेल किया, आपको मार्केट में रिसेशन चल रहा है पता नहीं था, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बुरी तरह से पिट गया। या कह लीजिए कि लैक ऑफ प्रोडक्ट एडेप्टेबिलिटी, कि आपने कोई प्रोडक्ट लाइक मान लीजिए नोकिया ने लूमिया प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस किया और लूमिया प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया इंडिया में, लूमिया प्रोडक्ट जो नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में टाई अप करके लूमिया बनाया था, उसको पूरी तरह से फेलियर मिला, तो प्रोडक्ट एडेप्ट नहीं हो सका। इसके अलावा डिले इन शिपमेंट, आपका दिवाली का शिपमेंट अगर होली पर आ रहा है तो आप वो शिपमेंट एक्सेप्ट करने से इनकार कर सकते हो, तो एक्सपोर्टर के लिए वो एक रिस्क हो सकता है। या फिर अनफोर्सिन इवेंट पार्ट हो सकते हैं कमर्शियल रिस्क के। तो बेसिकली दीज आर द फोर कमर्शियल रिस्क यू कैन से विच कैन नॉट बी अवॉइड, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इंश्योर नहीं कर सकते। अदरवाइज जो बाकी कमर्शियल रिस्क है लाइक इंसॉल्वेंसी एंड ऑल, दैट कैन बी यू कैन से कवर्ड बाय ईसीजीसी, आप ईसीजीसी द्वारा उसको कवर कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यू नो वेरी वेल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आपको अच्छी तरीके से पता है। दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी such as patent, copyright, unique design is one of the most valuable asset of the company। आज के पीरियड में अगर आप देखोगे तो कंपनी के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भले ही दिखता ना हो, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट एसेट का पार्ट है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट यू नो वेरी वेल, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को यानी कि पैटेंट है, कॉपीराइट है, इन सबको आपने देखा है, आपने इसका एंट्री भी किया है, आप इसको एसेट साइड ही इसका एंट्री करते हो। इनका जो एंट्री है वो एसेट साइड ही होता है। तो आप ये कह सकते हो कि दीज आर दी पार्ट ऑफ एसेट, ये सारा का सारा एसेट का ही पार्ट है, आप ऐसा कह सकते हो। तो जब आप बात करते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, इफ अ कंपनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड इट कैन नॉट एक्ट एज अ बैरियर। देखिए क्या कहा गया कि अगर आप अगर अपने प्रोडक्ट का अगर पैटेंट करते हो तो आपके लिए तो प्रोटेक्शन हो गया, आपका प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो गया, लेकिन दूसरे सेलर के लिए इट कैन बी अ बैरियर, दूसरे कंपनीज के लिए इट कैन बी अ बैरियर। इसके अलावा अगर आपका ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर स्टोल हो जाए, मिसयूज हो जाए या चोरी हो जाए, या अगर आपके प्रॉपर्टी को अगर कोई कॉपी करे, लाइक आपको पता है इंडिया में और चाइना में हर प्रोडक्ट का कॉपी होता है। आपने देखा है अगर आप एडिडास का प्रोडक्ट यूज करते हो इंडिया में, ऐसी कई सारी कंपनीज जो एडिडास ब्रांड से या फिर एडिबास इस तरीके से थोड़ा सा वर्ड चेंज करके पैरागॉन को पैराडॉन करके बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल करती है। इससे ओवरऑल जो ओरिजिनल कंपनी है उसको काफी हद तक नुकसान हो सकता है। हालांकि देयर आर द वेज टू प्रोटेक्ट लीगल टू हैव अ लीगल प्रोटेक्शन फॉर योर आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कौन से मेजर है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फॉलो द कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, आप ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन कीजिए, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लाते जाइए। इसके अलावा आप अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कुछ हद तक कम कर लीजिए। सिमिलरली यू कैन मेंटेन अबाउट द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट फार्मूला, आप प्रॉपर प्रोडक्ट प्रोसेस फार्मूला को मेंटेन करके रखिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको लीगल रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करें, सॉरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क को अवॉइड करने में आपकी सहायता कर सकती है। तो जैसे कि हमने देखा, आज हम लोगों ने 10 तरह के रिस्क देखे और उसको कैसे अवॉइड करना है वो भी देखा। एग्जाम में आप 7 to 8 पॉइंट लिखोगे। जैसे कि हमने देखा देयर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क, कमर्शियल रिस्क देखा हम लोगों ने, कौन से कमर्शियल रिस्क ईसीजीसी द्वारा कवर है कौन से नहीं वो भी देखा। पॉलिटिकल रिस्क देखा, किन रीजन से पॉलिटिकल रिस्क अराइज होता है वो भी देख लिया हम लोगों ने। लैंग्वेज एंड कल्चरल रिस्क देखा हम लोगों ने, कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है, कैसे एक सेलर या एक्सपोर्टर अगर किसी कल्चर को समझ जाए तो वो उसको अवॉइड कर सकता है रिस्क को, वो देखा हमने। अनफोर्सिन रिस्क जैसे एग्जांपल हमने कोविड-19 देखा। लीगल रिस्क हमने देखा दोनों कंट्रीज के लॉज अलग हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर आर्बिट्रेशन का सहारा लिया जा सकता है। कार्गो रिस्क देखा हमने, जो नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से आपके कार्गो को डैमेज वगैरह होते हैं या पायरेट्स की वजह से आपके कार्गो को डैमेज होते हैं। देन हम लोगों ने क्रेडिट रिस्क देखा कि अगर आपका बायर इंसॉल्वेंट हो जाए या बायर अगर पेमेंट ना कर पाए और अगर आपने क्रेडिट पर सेल किया है तो कैसे रिस्क होगा और कैसे वो कवर हो सकता है ईसीजीसी द्वारा, वो देखा हमने। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क देखा कि बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज कैसे बगैर किसी रीजन के आपका जो सेम अमाउंट ऑफ पेमेंट है उसके लिए आपको ज्यादा अमाउंट देना पड़ सकता है या आपको कम अमाउंट मिल सकता है, वो हम लोगों ने देखा। क्वालिटी रिलेटेड रिस्क देखा हम लोगों ने कि कैसे अगर आप पुअर क्वालिटी अगर एक्सपोर्ट करते हो तो पूरा का पूरा गुड्स रिजेक्ट किया जा सकता है, साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बैन किया जा सकता है और आपका गुडविल भी खराब
हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। तो गाइज ये थे आज का टॉपिक हमारा, दैट इज द रिस्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। देखिए रिस्क तो हर जगह पर है, बट अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। ये सारे रिस्क के बावजूद भी इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है। और एक्सपोर्ट करके जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है उससे बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो रन किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप देख सकते हो। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है तो आपको मेरा ईमेल आईडी आप देख सकते हो, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा।